90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है और इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं एक खास मेहमान ऐश्वर्या जी। आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर्स हैं और वर्तमान में आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। आपकी जिम्मेदारी एनएमसीजी में जियो इन्फॉर्मेशन की है। आप जीआईएस स्पेशल एनालिस्ट हैं। जी सर। हमारे साथ हैं शताक्षी शर्मा जी। आप जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस में मास्टर्स हैं और वर्तमान में आपके पास जिम्मेदारी है मल्टीमीडिया की। आप गंगा की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आप मीडिया की जिम्मेदारी निभाते हैं। आप लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। ऐश्वर्या जी और शताक्षी जी, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ऐश्वर्या जी, आप जिस सब्जेक्ट से जुड़े हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आप मास्टर्स हैं, आप जीआईएस स्पेशल एनालिस्ट हैं। ये जो पूरा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट तक आपकी जर्नी, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। सर, जैसे जीआईएस मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसके उस वर्ड शब्द में ही है कि उसमें थोड़ी सी जियोग्राफी है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली, जो कि कंप्यूटर साइंस और आईटी फिर जियोग्राफी का जो नॉलेज है ये सबको यूज़ करके है। और बाकी तो हम लोगों ने सब सुना ही होगा, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है ना। तो ये जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है ये एक तरीके का स्पेस एप्लीकेशन है। तो इसकी जो बाकी फील्ड्स में एप्लीकेशन है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, वेदर फोरकास्टिंग में हो गया, तो ये मतलब जीआईएस बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके इसके एप्लीकेशन पे काम करता है। उसको रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी मिलके है ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जैसे कि ऐश्वर्या जी बता रहे हैं कि जो मौसम की जो पूर्वानुमान हम लोग लगाते हैं कि कल मौसम यह रहेगा, आने वाले 7 दिन का भी हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। जो जीआईएस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग की आप बात कर रहे हैं, ये सब अनुमान इसी से ही लगाया जाता है। ये एक साइंस है और ये साइंस हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज के दौर पे स्पेशली और ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम कहीं जाना होता है तो सबसे पहले हम गूगल मैप्स में लोकेशन डालते हैं। तो उसमें जो नेविगेशन है ये इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ये जीआईएस का है। जैसे आपने कहा कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, तो इसमें जैसे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग होती है, अचानक से अगर पानी का लेवल बढ़ गया तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं शहर के जहाँ पे इनंडेशन हो सकता है, पानी ज़्यादा मतलब पानी का लेवल स्तर बढ़ सकता है, तो कौन से ऐसे जगह जहाँ पे डूब सकते हैं जो, तो ऐसे जगहों से लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया जाए, उनको जल्द से जल्द बिना किसी हानि के उनको कैसे सेफ जगह पे पहुँचाया जाए, कौन से ऐसे जगह है जो सेफ साइट्स हैं जहाँ पे अगर पानी 2-3 मीटर अगर बढ़े तो भी उस जगह पे कुछ नहीं होगा, तो या कौन से जगह ऐसे है जो कि कनेक्टेड रहेंगे बाकी पूरे स्टेट से। तो ये सारी चीज़ें भी हमें जीआईएस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम प्लान कर सकते हैं और इस टाइप के एप्लीकेशंस हैं। जैसा कि ऐश्वर्या जी बता रही हैं कि हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो जीआईएस से नहीं जुड़ा हुआ है। ऐश्वर्या, मैं जानना चाहूँगा कि आप गंगा की स्वच्छता मिशन से जुड़े हैं, आप नदियों की स्वच्छता से जुड़े हैं। जो नदियों की स्वच्छता और जीआईएस, इसके बीच जो रिलेशन है, इसके बीच जो संबंध है, इस संबंध को सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। जी सर, जैसे सबसे पहले अगर हम कहें तो एक नदी, उसका एक उद्गम स्थान होता है। तो वो नदी में जो पानी आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो कोई कुछ जगहों पे वो बरसाती नाला होता है जो कि आगे चल के एक नदी बनती है। किसी जगह पे वो तो जिस तरीके से गंगा है ये ग्लेशियर से निकलती है, तो उसका सोर्स क्या है, वो जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, उसका बेसिन मतलब उसका जो क्षेत्र है वो प्रभाव क्षेत्र कितना है वो, क्योंकि एक बेसिन एक पूरा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कहीं भी बारिश हो उसका पानी बह के आखिर में उस नदी में आता है। तो उस ये एरिया कितना बड़ा है, क्योंकि अगर आप किसी भी नदी को बचाने के लिए प्लानिंग करेंगे तो सिर्फ नदी के आसपास नहीं करेंगे, उसके पूरे बेसिन में आपको करना पड़ेगा, उसके सोर्स के आसपास आपको जो एरिया है उसको कंजर्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्रिटिकल एरियाज़ कौन से हैं जहाँ पे
बचाना चाहिए, क्या टाइप का वेजिटेशन है उस एरिया का, उसमें मेजर लैंड यूज़ कैसा है। लैंड यूज़ मतलब उस जगह का सबसे उसका भौगोलिक स्थिति कैसी है उस जगह की, उसमें मेजर जो लैंड कवर है वो क्या है। कभी कभी कोई अगर एक ज़मीन है तो वो कैसे कवर्ड है, फॉरेस्ट से ढकी हुई है या उसमें पूरा ग्रासलैंड है, या कुछ जगहों पे आर्द्र भूमि होती है, तो ये वो लैंड कैसे कवर्ड है। और दूसरा है लैंड यूज़, मतलब उस जगह को कैसे लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कुछ जगहों पे खेती हो रही है, कुछ जगहों पे लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, तो ये डिटरमाइन करता है कि उस पर्टिकुलर लैंड का क्या प्रॉपर्टी होगा। अगर किसी जगह पे जंगल है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उधर जो भी नदियाँ होंगी या छोटे छोटे जलधाराएँ होंगी वो अच्छी होंगी। अगर कहीं पे खेती हो रही है तो हो सकता है कि उधर का ग्राउंड वाटर टेबल कम हो, क्योंकि साल भर साल उसमें खेती हो रही है। अगर कोई जगह पे बिल्टअप है, कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे बारिश का पानी ज़मीन पे नहीं जा पा रहा है, पर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो लैंड कवर या लैंड यूज़ है, ये बहुत कुछ, ये पानी को कैसे एब्जॉर्ब करता है ज़मीन, इसको मतलब डिटरमाइन करता है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कंजर्वेशन प्लानिंग, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इस सब में हेल्प करता है। तो जैसे हमारे फील्ड टीम है, तो वो जब अपना सर्वे करने जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, तो वो बताते हैं हमें कि कौन से जगह पे वो जाने वाले हैं। तो हम लोग अपने रिमोट सेंसिंग के जो नॉलेज है और जो मैप्स के थ्रू हम उन्हें सर्वे प्लान करने में हेल्प करते हैं कि आपको कौन से जगह पे उतरना चाहिए, वहाँ से नदी कितनी दूर है, आप कैसे जा सकते हैं, कितना देर लगेगा आपको, अगर आप नाव से जा रहे हैं तो वहाँ से आपको कितना टाइम लग सकता है, वहाँ पे पास में आपको रहने के लिए क्या क्या एकोमोडेशन अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम अपने फील्ड को टेक्निकल सपोर्ट देते हैं उनके सर्वे प्लानिंग में। इसके अलावा उनके जो सर्वे साइट्स होती है उसको डिसाइड करने में कि एक साइट से दूसरे साइट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसके आसपास का जो वेजिटेशन है वो कैसा है। जैसे नदी में ही बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि कोई जगह पे सैंडी आइलैंड्स होते हैं, कोई जगह पे वेटलैंड होता है, कहीं पे एक नदी आके उसमें मिल रही होती है तो एक कॉन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे जगह सिग्निफिकेंट होते हैं इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे जगह आइडेंटिफाई करने में, तो ये सब हम सैटेलाइट इमेजेस में मार्क करके और मैप्स के थ्रू उसके डिस्टेंस कैलकुलेट करके इस तरीके का टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं। इसके अलावा एक है कवरेज, कि जब फील्ड से वापस आ गए डेटा कलेक्ट करके, तो हम उस डेटा को प्लॉट करने में हेल्प करते हैं, उसका मैप बनाते हैं। तो हम ये बता पाते हैं कि पूरे नदी में अगर हम देखें भागीरथी जितने भी ट्रिब्यूटरीज है, गौमुख से लेके गंगा सागर तक, कहाँ कहाँ कोई प्रजाति पाई जाती है, जैसे डॉल्फिन्स हो गए। तो जब हम एक साथ, हो सकता है 10 सर्वे टीम जा रही, तो उनका डेटा जब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और एक मैप में दिखाते हैं, तो अचानक से सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कंपाइल हो जाता है। तो ये दिखता है कि अच्छा, बिजनौर बैराज से लेके डॉल्फिन दिखनी शुरू होती है, कोई एक दूसरी प्रजाति होगी जो कि ठंडे पानी में पाई जाने वाली मछली होगी, तो वो कहाँ तक दिख रही है, वो हरिद्वार के नीचे नहीं दिख पा रही क्योंकि वहाँ से पानी का टेम्परेचर चेंज हो गया। तो इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन है वो हम मैप्स के थ्रू हम डिस्प्ले करते हैं, और मैप्स में डिस्प्ले करने से उसका जो की इंटरप्रिटेशन ज़्यादा अच्छी होती है, और उसके साथ साथ हम उस इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट कर पाते हैं कि कौन से फीचर्स के साथ जो स्पीशीज़ का साइटिंग है वो कोरिलेटेड है। जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे डिस्टर्बेंसेस हो गए, सिटीज़ का प्रेजेंस हो गया। इसके अलावा जो कम्युनिटी टीम है वो भी अपने फील्ड में एक्टिविटीज़ करती है, अवेयरनेस कैंपेन्स करती है, तो हम उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तौर पे दिखाते हैं कि कवरेज क्या है, मतलब हमारे एक्टिविटीज़ का क्या कवरेज है, कितना बेसिन में हम लोग अपना प्रेजेंस कहाँ कहाँ दिखा पाए हैं आज के दिन पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हम पहुँच पाए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे बचे हुए हैं, या फिर ये चूज़ करना कि अब हमारा अगला साइट कौन सा होना चाहिए। कोई प्रोटेक्टेड एरिया के पास का डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना हो तो प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ है, तो ये सब फाइंड आउट करने में मैप्स और GIS हेल्प करता है। अभी ऐश्वर्या जी हमें बता रही हैं कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS कितना मदद करता है मैपिंग में जी। वो एक टेबल पर लेकर आ जाता है पूरे प्रभाव क्षेत्र को,
कि कहाँ पर स्थिति क्या है, कहाँ पर कौन से जलीय जीव हैं, कहाँ ठंडा पानी है, कहाँ गर्म पानी है, कहाँ पर लोग बसते हैं, कहाँ पर खेत हैं, ये पूरा एक टेबल पर लेकर आप आते हैं। कितना इम्पोर्टेंट रोल है और कितना महत्वपूर्ण है एक जीआईएस स्पेशल एनालिस्ट बनना। ऐश्वर्या जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है एक जीआईएस स्पेशल एनालिस्ट बनने की, उस जर्नी के बारे में भी बताइएगा। जी सर, तो मैंने 12th में साइंस लिया था। उसके बाद मेरा बैचलर्स बायो साइंस में रहा है और मेरा इंटरेस्ट हमेशा एनवायरनमेंट साइंस में रहा है। पर पहले जब मैं छोटी थी तो पर नदियों की जो क्लीनलीनेस है, तो मुझे याद है कि बचपन में हम लोगों के स्कूल में एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें जापान में एक नदी साफ़ की गई थी जो कि बहुत मैला था, और कुछ सालों में उन्होंने 10 साल 12 साल में उन्होंने पूरी नदी का रूप बदल दिया और अचानक से पानी बहुत साफ़ हो गया। तो मैं बहुत प्रभावित हुई उस वीडियो से और मैंने सोचा कि बड़े होके मुझे ऐसा कुछ काम करना है। तो मैं बहुत साल तक मेरा था कि एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, ये एक टेक्निक होता है जिसमें आप माइक्रोबियल बैक्टीरिया इसको यूज़ करके रिवर्स को क्लीन करने में यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये मैंने बायो साइंस लिया था बैचलर्स में। पर जैसे मेरा बैचलर्स ख़त्म हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं लैब में काम करके कुछ ऐसी किसी स्टडी में कंट्रीब्यूट भी करती हूँ, पर वो एक छोटे जगह तक सीमित रह जाएगा, एक तालाब या पूरी नदी का तो सवाल नहीं उठता। फिर मुझे जीआईएस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, जो कि एक टूल है एडमिनिस्ट्रेटर्स को, बड़े जो पावरफुल लोग हैं उन तक उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि आप नक्शे बना रहे हो जिसके थ्रू आप एक बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को एक फ़ोटो में लेके आ पा रहे हो, और कितना कॉम्प्लिकेटेड भी टॉपिक है उसको आप बहुत सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, जो कि आज के लीडर्स के लिए ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें शायद बैकग्राउंड का रिसर्च नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि ये कैसे यूज़फुल है, या उन्हें एक इमेज चाहिए जिसको वो दिखा के किसी और को समझा सकते हैं सरल से सरल भाषा में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो टेक्नोलॉजी, इसका बहुत पावर है और ये ऐसा पावर रखता है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी कन्विंस कर सकता है। तो फिर इस तरीके से मैंने अपना एमएससी में एडमिशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स में लिया, और वहाँ का जो 2 साल का कोर्स था तो वो भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च में था। तो उसमें हमारे 2 बैच थे, एक एनवायरनमेंट साइंस के थे, एक जीआईएस का था, एक टेक्निकल था और एक नेचर से जुड़ा हुआ था, पर उन्होंने दोनों को एक साथ लेके चले वो। तो इसलिए हमें भी ज़मीन का नॉलेज हमें भी था और सॉफ्टवेयर का नॉलेज उन्हें भी लगा। फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में किया। तो वहाँ पे माइक्रो वाटर शेड्स जो है उस लेवल पे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, और ऐसे छोटे छोटे माइक्रो वाटर शेड्स को ट्रीट करते हुए आप कैसे नदी तक पहुँच सकते हैं। तो उसके बाद अगले पड़ाव पे मैंने छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम किया, जहाँ का काम भी मैं बहुत स्पेशल मानती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो जंगलों के किनारे लोग रहते थे, जॉइंट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के तहत उन लोगों के लिए छोटे छोटे वाटर हार्वेस्टिंग साइट्स बनाने थे। तो ये साइट्स कहाँ बनेंगे, इसका जो रिकमेंडेशन है वो हम जीआईएस के एनालिसिस के थ्रू हम बताते थे। तो हम लोग साइट्स सजेस्ट करते थे जहाँ पे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाने से थोड़ा सा, जैसे जो पानी पहले 3 महीने रुकता था वो अब 5 महीने रुक सकता है। तो उससे ये फ़र्क पड़ा कि उसके पास के जो गांव के लोग हैं उनकी जो सिंचाई थी, जो फसल काटने से पहले एक सिंचाई होती है, उसके लिए पानी अवेलेबल हो पाया, और इससे ये भी फ़र्क पड़ा कि लोगों का तो लाइफ थोड़ा इजी हुआ ही हुआ, पर वो उनका जो जंगल के ऊपर डिपेंडेंसी था वो कम हुआ। तो इससे वो लोग जो जंगल में पहले जाके पेड़ काटते थे, उनसे खेती हो पा रही है, तो अब वो पेड़ कम काट रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक विन विन सिचुएशन था, जहाँ पे लोगों के लिए भी मदद हो गया और जो जंगल थे वो भी बचे। अच्छा, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हमने आइडेंटिफाई किए जो जंगल के अंदर है, उससे ये फ़ायदा हुआ कि एनिमल्स के लिए भी
गर्मियों में वाटर बॉडीज़ क्रिएट हो गए और वो लोग भी और मतलब जंगल के बाहर उन्हें ज़्यादा टहलने की या ज़्यादा दूर माइग्रेट करने का जो रिक्वायरमेंट मतलब नेसेसिटी है वो कम हो गया। और तीसरा ये हुआ कि जैसे एलिफेंट मैनेजमेंट या इस तरीके की जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पूरे लैंडस्केप लेवल पे देखा जाता है, उस लेवल पे हम लोग बोल पाए कि नदियों में, क्योंकि हर छोटे स्ट्रक्चर से आप 100 मीटर तक पानी रोक रहे हैं, अगले छोटे स्ट्रक्चर से आप 200 मीटर रोक रहे हैं, तो जब आप पूरे क्षेत्र को देखेंगे तो पूरे क्षेत्र में हो सकता है आपने पूरी नदियों में कुल मिला के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पानी रोक लिया। तो जो नदियाँ सूख रही थी उसमें 1 महीना 2 महीने के लिए और पानी ये कर दिया। और इसमें बहुत हद तक फंड्स नहीं थे, तो पहले छोटे सैंड बैग्स और ऐसे स्ट्रक्चर से कराए गए, लोगों के साथ जोड़ के श्रमदान से ऐसे छोटे छोटे वाटर हार्वेस्टिंग साइट्स स्ट्रक्चर्स बनाए गए, गनी बैग में रेत भर के पत्थरों से, और लोगों ने भी काफ़ी श्रमदान किया। तो मैं इससे भी काफ़ी प्रभावित हुई, ये जो वर्क था। हाँ, इसके बाद मुझे अवसर मिला वन्य जीव संस्थान में काम करने का और नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काम करने का। ऐश्वर्या जी ने अपनी जो जर्नी है, और बहुत सुखद भी और बड़ी गौरवशाली जर्नी है आपकी, क्योंकि आपने किसानों के बीच में काम किया है, आपने पर्यावरण के लिए काम किया है, आपने जनता के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, नदियों को बचाने का काम किया है। ऐश्वर्या जी, आपका स्वागत है एक बार फिर रेडियो ऋषिकेश में। और ऐश्वर्या जी के बारे में हम बता रहे हैं कि आप GIS स्पेशल एनालिस्ट हैं और आप NMCG यानी गंगा से जुड़े हुए स्वच्छता मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शताक्षी शर्मा जी। शताक्षी जी, आप मल्टीमीडिया देखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है मीडिया का, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का जो काम है, मीडिया के अलग अलग क्षेत्रों में काम आप करते हैं। कितना रोचक है ये कार्य? मीडिया का मतलब ही है कि माध्यम, जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाए, चाहे वो कोई नॉलेज शेयरिंग हो या कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो, वो हम कैसे दूसरे तक रख पा रहे हैं, वही माध्यम मीडिया है। तो ये जर्नी बहुत ही रोचक है, क्योंकि हम प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों आयामों पे ध्यान देते हैं। और मीडिया कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया वक्तव्य है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा देखें तो शैल चित्र जो मिले थे, जो पूरा पाषाण काल में भीमबेटका में या अल्मोड़ा की लखोडियार गुफा है या पेटशाल गुफा है, वहाँ से जो शैल चित्र हैं, वो जो चित्र है वो ही हमें इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं कि आदि मानव कैसे रहते थे, कब उन्होंने जीव जंतुओं को अपनाया, कैसे वो कब कम्युनिटी में आए, कैसे वो नृत्य करते हुए जो उनके चित्र हैं, उसी से हम इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे तकनीक को भी अपने अपने नए आयामों पे काम करना पड़ा। तो अभी हम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेबसाइट, हर चीज़ को देखते हुए चल रहे हैं। हमारे ग्लिम्सेस ऑफ गंगा करके सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब है, ट्विटर हैंडल है और फेसबुक भी है। और अगर आप भारतीय वन्यजीव संस्थान के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पेजेस भी हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन गंगा रिजुविनेशन फेज़ 1 फेज़ 2 करके। और भी गंगा प्रहरी आपने कॉन्सेप्ट सुना ही होगा। गंगा प्रहरी का भी अपना एक अलग वेब पेज भी है, और NMCG की वेबसाइट पे उनका पूरा डेटाबेस हमने शेयर किया हुआ है कि कहीं पर वॉलंटियर करना होता है तो वो सबसे पहले गंगा प्रहरीज को ही बुलाते हैं। वो एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ही तो है, जो हमने डेटाबेस अगर शेयर किया है तभी लोगों को पता लग रहा है कि ऐसे भी कोई लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और वो लोग भी जो गंगा प्रहरी बने हैं, उन तक भी तो हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए, चाहे वो संवाद हो या फिर ब्रोशर्स हो या फिर साइंटिफिक रिपोर्ट्स साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, ऐसे कई आयाम हैं जिस पे हम कार्य कर रहे हैं। जैसा कि शताक्षी आप बता रहे हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं और अलग अलग टूल्स हैं हमारे पास सोशल मीडिया के। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट। फोटोग्राफ अपनी जगह है, जो राइटिंग कंटेंट है, जो टेक्स्ट कंटेंट है, उसमें किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? क्योंकि एक तो लैंग्वेज होती है साइंटिफिक लैंग्वेज, जो सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आती है, और कई बार उनको डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। तो सरल संवाद है, उसका कितना ख्याल रखते हैं हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए? सर, तो हमारे पास एक नॉलेज सेंटर है, गंगा एक्वालाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। वहाँ पे
इसी से जुड़े लोग हैं जो कि सेकेंडरी लिटरेचर भी देख रहे हैं और जो सर्वे का या फिर रैपिड असेसमेंट्स हैं उन सब का भी डेटा को कंपाइल करके ये सब टेक्स्ट कंटेंट को जनरेट करते हैं। और ऑडियंस जो है उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि अगर वो ऑडियंस साइंटिफिक अप्रोच रखती है तो उनके लिए साइंटिफिक रिपोर्ट्स बनेंगी। लेकिन लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं, जो कि कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, या फिर कोई ऐसे लोग भी हैं जो लोकल लैंग्वेज ही जानते हैं, जैसे बंगाली हो गई, तो हम वैसे ही अपना जो भी पब्लिकेशंस है वैसे ही जनरेट करते हैं कि हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर बांग्ला में अलग अलग ट्रांसलेशन हमारे पब्लिकेशंस का है प्रोसेस का। बहुत सही आपने कहा है कि जो भी समुदाय, जो भी व्यक्ति उसको देख रहा है, उनके लिए वहाँ पर कंटेंट मौजूद है। हम अपने कंटेंट को इस तरह से स्थानीय भाषाओं में भी हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी। और शताक्षी, आपसे बात करके मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। इस बीच आपसे जानना चाहेंगे एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना पसंद करें। सर, मैं भूपेन हजारिका का गंगा तुम बहती हो क्यों वाला गीत बोलना चाहूँगी। शताक्षी जी ने कहा है भूपेन हजारिका जी का एक गीत गंगा तुम बहती हो क्यों, तो प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के लिए ये गीत। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम बहती हो क्यों। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। हो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों। अनपढ़ जन अक्षरहीन, अनगिन जन खाद्य विहीन, नेत्र विहीन देख मौन हो क्यों। इतिहास की पुकार
करे हुंकार। ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों? व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित, सकल समाज व्यक्तित्व रहित, निष्प्राण समाज नहीं तोड़ती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? तस्विनी तुम न रही, तुम निश्चय चेतन नहीं, प्राणों में प्रेरणा बनती न क्यों? उन्मद अवनी कुरुक्षेत्र बनी, गंगे जननी नव भारत में, फिर भीष्म रूपी सुत समर जयी, तुम जनती नहीं हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? तो मैं सारे श्रोताओं से निवेदन करती हूँ कि अब जब भी वो बनारस जाएं तो हमारा गंगा दर्पण करके वहाँ म्यूज़ियम है, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, वहाँ पर विज़िट करें। या फिर अगर वो हरिद्वार भी आ रहे हैं तो गंगा अवलोकन करके जो हमारा इंटरप्रिटेशन सेंटर है वहाँ पर विज़िट करें। वहाँ से इनको गंगा की जानकारी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सताक्षी जी बता रहे हैं कि जो भी गंगा से जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को आप ग्रहण कीजिएगा और अपने जीवन में अमल कीजिएगा। गंगा की स्वच्छता के लिए हर व्यक्ति अपना योगदान देता रहे, हर व्यक्ति पहल करे। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में, और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं ऐश्वर्या जी से। आप GIS स्पेशल एनालिस्ट हैं, आपने देश के कई बड़े संस्थानों में कार्य किया है। वर्तमान में आप WII से जुड़े हैं, आप गंगा के स्वच्छता मिशन से भी जुड़े हैं। और ऐश्वर्या जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की जो बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसका जो पूरा सिस्टम है, कहाँ से आती है ये इन्फॉर्मेशन और कैसे आप लोगों के बीच में उसको बढ़ाते हैं? जो इसका ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होता है वो रिमोट सेंसिंग डेटा से आता है। तो जो सैटेलाइट्स, गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करके जो सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में डिप्लॉय करती है, तो उससे ये होता है कि वो तरह तरह का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जैसे कि रिफ्लेक्ट, कितना लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या अंतरिक्ष में कैसे पार्टिकल्स हैं, तो उससे वेदर का फोरकास्टिंग हो सकता है। फिर ये जो सैटेलाइट्स हैं ये बार बार एक ही जगह को रिविज़िट करती है, तो उससे हम लोग जो चेंज है वो देख पाते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन में क्या परिवर्तन आ रहा है किसी जगह पे। तो जैसे मैंने कहा था कि एक तो उसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक भूमिका निभाता है, जैसे कि आप हर दूसरे तीसरे दिन उस जगह का देख सकते हैं कि आज की क्या स्थिति है, कल की क्या स्थिति है, पानी आया तो कितना बढ़ा, कल कितना बढ़ रहा है, ये एक तरीके का है। दूसरा होता है कुछ सैटेलाइट्स जो होते हैं जो कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, या अलग सैटेलाइट टीवी चलती है आजकल, हर कोई जो टीवी देखता है उसमें TRP रेटिंग्स और ये सब जो आप देखते हैं उसमें हेल्प करता है कुछ जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो। इसके अलावा काफ़ी सारा जो सैटेलाइट का डेटा है ये रिसर्च में यूज़ होता है, तो उसमें वेजिटेशन मॉनिटरिंग एक होता है कि किसी जगह का जो वेजिटेशन है वो ओवर टाइम कैसे चेंज होता है। तो इसके बेसिस पे आजकल क्लाइमेट स्टडीज़ भी हो रही है कि कैसे एक जगह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके बेसिस पे आप फिर से डिज़ास्टर मैनेजमेंट में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ड्राउट होने की संभावना है या नहीं है, किसी जगह पे फ्लड होने की संभावना है या नहीं है।
या कोई आपदा आ गई जैसे अर्थक्वेक हो गया, तो उस पर्टिकुलर जगह का क्या सिचुएशन है उसको मॉनिटर करना। लैंडस्लाइड हो गया, आजकल बारिश में बहुत लैंडस्लाइड्स की हम एपिसोड सुन रहे हैं, तो इसकी भी प्रेडिक्शन मॉडलिंग जो होती है, इस टाइप का डेटा जो होता है वो ऐसे यूज़ होता है। और फॉरेस्ट फायर्स जैसे हुए हैं, ये भी हम लोग सैटेलाइट के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। जो ऐसे भी सैटेलाइट्स हैं जो रात को देख सकते हैं, मतलब जो रात को जो लाइट है, तो हम देखते हैं कि सिटीज़ कैसे बढ़ रहे हैं, रोड्स दिखते हैं जिसमें, या जो मछुआरे जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनको वार्निंग मिलती है साइक्लोन की, ऐसे ही उनको सजेस्ट भी किया जाता है कि आप इस तरफ जाइए, आपको अच्छा कैच मिलेगा। वो कैसे करते हैं, वो उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ओशन में, उसको डिटेक्ट करके उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन होते हैं। तो इस टाइप के काफ़ी, मतलब हर आप जो आप फील्ड बताएंगे उसमें उसका एप्लीकेशन है। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि आपको क्रॉप, जैसे आजकल क्रॉप इंश्योरेंस भी एक मतलब एक न्यू ये है, जिसमें आपका अगर नुकसान हो जाता है किसी डिज़ास्टर में, तो वो सैटेलाइट के इमेज से प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, या आप यील्ड प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि कितना हमें इंपोर्ट करना है, कितना हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इस तरीके का कैलकुलेशन जो होता है वो यील्ड एस्टिमेशन से होता है, तो इसके लिए भी सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग यूज़फुल है। और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़फुल है कि जीपीएस में, जैसे कि गुड्स जो आजकल 2 दिन में 3 दिन में इंडिया में कहीं पे भी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जा रही है, और आपको हर थोड़े थोड़े जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आपका सामान यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। गाड़ियाँ आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं, तो ये सारे आपके सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग की मदद से ही होती है। ऐश्वर्या जी बता रही हैं कि एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी से लेकर और सरकार की नीतियों तक और भी बहुत सारे आयामों में जो आप जीआईएस की बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। एक सवाल और बनता है कि जब हम मैप देखते हैं तो मैप में हमें दिखाई दे जाता है कि अगर हम फायर का मैप देख रहे हैं, फॉरेस्ट फायर का मैप देख रहे हैं, तो पता चल जाता है कि यहाँ फायर ज़्यादा है, इस जगह कम है। तो पूरा जो मैप तैयार होता है, आप लोग उसमें काफ़ी, आपका रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि आप गंगा नदी की ही बात कर रहे हैं कि कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ पर वेटलैंड है, कहाँ पर पानी कम है, कहाँ ज़्यादा है, कब फ्लड आने वाला है, ये सब चीज़ें जो आप मैपिंग करते हैं, तो किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? क्योंकि आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, और आपकी इन्फॉर्मेशन पर लोग भरोसा करते हैं। तो वो जानकारी आप हमें दीजिएगा बहुत सरल शब्दों में कि किन बातों का आप ख्याल रखते हैं, किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? जी सर, तो जैसे सबसे पहले एक आता है कि किस स्केल पे आप बना रहे हैं। तो जहाँ पे जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको वो पूरे अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं, वो पूरे बेसिन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उनको हम पूरे लैंडस्केप लेवल पे दिखाते हैं कि आपका क्या सिचुएशन है। फिर बहुत सारे उसके नीचे स्टेट्स आते हैं, उन्हें है कि हमारे स्टेट में बताओ कहाँ डॉल्फिन मिलता है, हमारे स्टेट में बताओ कि कहाँ पे मतलब ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो उनके लिए हम स्टेट लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। फिर जैसे कोई आम इंसान होता है, उन्हें है कि अच्छा हमारे घर के पास क्या है ये बताइए, हमारे शहर के पास क्या है, हमारे गांव के पास क्या है, तो उनके लिए हम लोग रीच लेवल पे करते हैं। जो फील्ड में जाते हैं उनको अपने स्टडी एरिया का चाहिए होता है, तो उन्हें है कि हमारे लिए एक स्टडी एरिया का मैप बना दीजिए। तो इस प्रकार के जो जैसे आपके ऑडियंस है उसके हिसाब से हम लोग मैप्स को ये करते हैं। और ये भी डिपेंड करता है, जैसे आप साइंटिफिक रिपोर्ट पे एक मैप बना रहे हैं, तो हम लोग जो है उसमें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वो टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए कि उस पर चैलेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके जो भी डेटा है वो माइन्यूट लेवल तक करेक्ट होना चाहिए और साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए। बट जैसे आप एक हमारे जैसे इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हैं, उसमें जो आप मैप्स बनाते हैं वो सुंदर होने चाहिए, वो ब्यूटीफुल होने चाहिए। रिपोर्ट्स में जो आप मैप्स रख रहे हैं वो करेक्ट भी होने चाहिए और ब्यूटीफुल भी होने चाहिए। तो हमेशा ये कह रहता है कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन रखना है, क्या नहीं रखना है। तो इस तरीके के आपको उसका ब्यूटी भी ध्यान रखना है, उसका साइंटिफिक करेक्टनेस भी। तो इसी बात पे मैं आपको सताक्षी जिनसे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक रोल आता है कि डिज़ाइनिंग और जो मीडिया एनहांसमेंट है। तो मेरे बहुत सारे मैप्स बहुत आम मैप होते हैं, उसमें कोई उसे दोबारा शायद ना देखे, पर जब मैं उसको सताक्षी को देती हूँ, वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग से उसको इतना सुंदर कर देती है कि फिर हर किसी को रहता है कि वो मैप दिखा दीजिए, हमें ये मैप वाला पन्ना दे दीजिए।
तो इस तरीके का जो एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है उसको ब्यूटी आप जितना ऐड करते हैं उस हिसाब से वो उतना अट्रैक्टिव होता है और लोग याद भी रखते हैं काफ़ी। आपने शायद उसके बारे में एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हो, एक बुक लिखा हो, शायद वो कोई याद ना रखे, पर आपने एक सुंदर मैप में वो दिखा दिया तो हो सकता है कि वो बहुत टाइम तक लोग उसे ध्यान में रखें। हमारे साथ हैं शताक्षी शर्मा जी। आपका जिक्र किया है ऐश्वर्या जी ने, और सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका, क्योंकि क्रिएटिविटी, किसी भी सब्जेक्ट को दिखाना, तो वो क्रिएटिविटी है, उसमें आकर्षण है, तो लोग ज़रूर देखना चाहेंगे। तो शताक्षी जी कैसे करते हैं ये सब, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा कि कैसे आप उस मैप को बहुत खूबसूरत बना देते हैं, कैसे आप उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ऐश्वर्या मैम का थैंक यू बोलना चाहूँगी इतनी तारीफ़ के लिए। तो सर क्रिएटिविटी का काम ही ये है कि कॉम्प्लेक्स जो भी डिज़ाइन है उसको कितना सिंपलर वे में आप शो कर सकें। आप उसमें विजुअल एड्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हमने नया कॉन्सेप्ट लाया है इन्फोग्राफिक्स मैप्स का, तो जो साइंटिफिक मैप्स बन रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को दिखाएंगे जो मैप्स के बारे में नहीं जानता, वो उसे देख लेगा लेकिन उसे शायद पूरा समझ में ना आए। तो उसके लिए हम क्या करें, इन्फोग्राफिक मैप्स बना रहे हैं। जैसे अभी हमने वेस्ट बंगाल ज़ू के लिए हमारे जलद सेंटर्स हैं, वो भी हमारा इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन का एक ज़रिया है कि उसमें गंगा की जितनी भी जैव विविधता है, जो उसकी पारिस्थितिकी है, या फिर और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन उससे जुड़ी हुई हैं, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, वो सारे का एग्जीबिशन, सबका एक एग्जीबिशन है। तो वो मैप में हमने ये दिखाया कि कहाँ कहाँ हमारे जलद सेंटर्स हैं, उनके पास कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, उस प्रोटेक्टेड एरिया में कौन सी प्लांट स्पीशी, कौन सी मतलब फ्लोरा एंड फौना की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन सी ऐसी स्पीशी है जो उस चीज़ को दर्शाती है। वो देख के शायद वहाँ के लोग समझेंगे कि अच्छा यहाँ पे, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि ये स्पीशी यहाँ पे मिलती है लेकिन शायद मैप में ना देख पाए, जो साइंटिफिक मैप्स हैं। तो वो इन्फोग्राफिक मैप्स में हमने फ़ोटो या फिर विजुअल एड्स यूज़ किया है। ऐसे ही अगर हम WI जो हमारा संस्थान है वहाँ की बात करें, जो नेचर ट्रेल करके वहाँ पे साल पैच का एक छोटा सा हिस्सा है 1.5 किलोमीटर के आसपास का, वो सेल्फ रिजुविनेटिंग फॉरेस्ट है। तो उसमें हम जो भी एक्सपोजर विजिट करने बच्चे या कॉलेज के स्टूडेंट्स या लोग आते हैं, हम उसमें लेके जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है और हम नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है हमारे संस्थान का। तो हमने उसके लिए एक डिजिटल मैप स्टोरी बनाया है, द नेचर ट्रेल करके। उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने उसको एक डिजिटल वे में प्रोसेस किया है। उसमें हमने फ़ोटोज़ यूज़ करे हैं, वीडियोज़ यूज़ करे हैं, मैप्स यूज़ करा है, एक डायनामिक स्ट्रक्चर है वो। और हमने कुछ विलेज लेवल मैपिंग भी किया है, जिसमें जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए कि हमारे जो भी रिसर्चर्स हैं वो गए, कम्युनिटी से बात करी, उन्होंने उनसे पूछा कि कम्युनिटी के हिसाब से कि वो कहाँ से फ्यूल वुड यूज़ कर रहे हैं, नदी का कौन सा हिस्सा किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कहाँ उनका घर है, एक बिल्टअप एरिया कौन सा है, कैनाल जा रही है तो उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, उनके एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो हमें पता लगा कि कई बार ऐसा हो रहा है कि सर्दी या गर्मी के मौसम में अगर हम देख रहे हैं कि नदी इधर से बह रही है, वो लोग बगल में रह रहे हैं, लेकिन जैसे अभी मानसून का समय चल रहा है तो पूरा फ्लड आ गया है वहाँ पे, तो उन लोगों को शिफ्ट होना हुआ कहीं पर। तो नदी तो अपनी जगह है लेकिन वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। फिर उन लोगों को क्या हो रहा है कि इस मौसम में उनका जो भी जहाँ पे उनकी एस्टेब्लिशमेंट था वो उजड़ गया, अब वो कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन उनके खेत जो भी हैं वो नदी के उस पार रह गए। तो वो गांव नाव से कैसे अपने जानवरों को लेके जा रहे हैं ग्रेजिंग के लिए या वेजिटेशन एग्रीकल्चर के लिए, वो सब हमने इन्फोग्राफिक मैप्स के थ्रू ही प्लॉट किया है। उससे पता लगता है कि अलग अलग गांव की कैसे कैसी परिस्थिति की चल रही है। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हम शताक्षी जी से बात कर रहे थे। शताक्षी जी ने हमें बताया कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको आगे बढ़ाने के कौन कौन से माध्यम हैं। जैसे कि आप इन्फोग्राफिक की बात करते हैं, एक पिक्चर, एक मैप, वो मुझे जो लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक फोटोग्राफ वो 1000 शब्दों को बयां कर देता है, एक मैप वो एक पूरी किताब है, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसा कि अखबारों ने भी, प्रिंट मीडिया ने भी चेंज लाया है, वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए वो केवल उसमें टेक्स्ट नहीं होता, उसमें पिक्चर्स होती हैं।
उसमें इन्फोग्राफिक होती है और बहुत कमाल का होता है, उसी तरह का काम आप कर रहे हैं। कितना सहमत हैं इस बात से? काफ़ी हद तक सहमत हूँ मैं आपकी बात से, क्योंकि लोग अगर आप उनकी भूमिका देखें तो आपस में बातचीत करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, यहाँ तक कि उतना पढ़ेंगे नहीं जितना आपस में बात करके वो सूचना अपनी शेयर कर लेंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें कि फ़ोटोग्राफ, हम कहीं किसी फंक्शन में ना जाएं लेकिन हम फ़ोटो देख के उन पलों को जी लेते हैं। वही अगर हम इन सब चीज़ों में, कंजर्वेशन में अगर हम यूज़ करें तो हम अपनी जानकारी जो है वो साझा कर सकते हैं। सताक्षी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप गंगा की स्वच्छता के मिशन से जुड़े हुए हैं, बाल गंगा प्रहरी के बीच में आप कार्य कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं क्रिएटिविटी के माध्यम से? सर, हम लोग बच्चों के लिए पब्लिकेशन, जैसे बच्चों का अखबार हो गया, हमारी जानवी करके हमारी एक स्टोरी बुक है, सुरधुनी करके एक मैगज़ीन है, और हमारा एक पूरा कंपोनेंट है जो कि बच्चों के लिए ही कार्यरत है, जो नुक्कड़ नाटक करता है या फिर उनके स्टडी करिकुलम में जो एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं उससे रिलेटेड वो पूरा पब्लिकेशन तैयार करते हैं। तो क्योंकि बच्चा जो है वो खेल खेल में ही सीख सकता है, उसको आप मैप दिखा के पढ़ा के आप ऐसे नहीं करवा सकते, तो उसको या तो आपको स्टोरी बुक्स पढ़ाने पड़ेंगे या ऐसा ही कुछ जरिया देना पड़ेगा जो वो समझ सके। तो कलरफुल चीज़ें जो उसको अट्रैक्ट करे, फोटोग्राफ्स, म्यूज़िक, जैसे कि हमने वीडियोस भी बनाए हैं गंगा की जलीय जीव जो जैव विविधता है उसके ऊपर, अलग अलग तरीके से मगरमच्छ कौन से हैं या फिर एम्फीबियंस हैं या फिर क्रोकोडाइल्स हैं। तो फिर वो सब वीडियोस के माध्यम से भी हम उन लोगों को जानकारी, बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने कि आप बच्चों का अखबार निकालते हैं और उसमें भी क्रिएटिविटी होती है और उसी के माध्यम से आप बच्चों तक सूचनाएं पहुंचाते हो, और बच्चों तक ही सूचनाएं नहीं पहुंचती हैं, वो सूचनाएं घर तक पहुंचती हैं और आने वाली जनरेशन तक वो सूचनाएं पहुंचेंगी। हमारे साथ हैं ऐश्वर्या जी, आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर्स हैं और आपका अनुभव बहुत बड़ा है इस क्षेत्र में। आप मैपिंग करते हैं और आप एक मैप के माध्यम से बता देते हैं गंगा की स्थिति क्या है और नदियों की स्थिति क्या है, जंगल की स्थिति क्या है, जहाँ आबादी है वहाँ की स्थिति क्या है। एक टेबल पर आप पूरा इंफॉर्मेशन लेकर आ जाते हैं। ऐश्वर्या जी, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी जानकारियां हैं आपके पास। समय समय पर आपकी इन जानकारियों को हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते रहेंगे। चलते चलते ऐश्वर्या जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी पसंद का एक गीत। एक गाना है IIT मद्रास के, मद्रास ने लॉन्च किया था, सॉन्ग्स ऑफ द रिवर करके। इसमें बॉम्बे जयश्री जी और कौशिकी चक्रवर्ती का है, बहुत प्यारा गाना है, तो मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगी। सॉन्ग्स ऑफ द रिवर करके गाना है, उसका टाइटल है, तो उसमें भारत के 52 नदियों के बारे का उसमें मेंशन है। हमारी नदियों को समर्पित एक गीत हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहते हैं। ऐश्वर्या जी, आपकी पसंद का ये गीत हाजिर है हमारे श्रोताओं गंगा यमुना सिंधु कावेरी नर्मदा गोदावरी श्री सरस्वती। भागीरथी कबिनी
शरावती साबरमती अमरावती तपती भागीरथी कविनी शरावती साबरमती अमरावती तपती मंदाकिनी सरयू नेत्रावती कुंडली महानदी पंपा वेदवती सोनवैतरणी गंगा यमुना गंगा यमुना गंगा यमुना गंगा यमुना गंगा यमुना नडन्दाय वाळी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु नडन्दाय वाळी नडन्दाय वाळी तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे सैटेलाइट से हम लोग इमेजेस ले रहे हैं और दुनिया की इमेजेस से हम अपने एक छोटे जगह का एक एनालिसिस कर रहे थे। पर इसके विपरीत उल्टा भी होता है, जहाँ पे आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन्स है तो इसमें एप्लीकेशंस बने हैं, तो इसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग लोग डेटा अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं और ये पूरा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और कंपाइल हो जाता है और पूरे नेशनल लेवल पे वो फाइनल एक डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे कि आजकल अभी जो सेंसस आ रहा है तो इसमें कहा जा रहा है कि ये एक ज्योग्राफिक ऐप है, मतलब ArcGIS का ही, इसके थ्रू होगा। तो इसमें डोर डोर पे लोग जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जैसे ही वो कलेक्ट करेंगे रियल टाइम पे वो कंपाइल होता जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने भी अपने फील्ड से डेटा कलेक्ट करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिससे कि रिवर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, स्पीशीज़ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो कलेक्ट किया जा सकता है और वो पूरा
हमारे सर्वर पे वो इकट्ठा हो जाता है। बहुत सही। ऐश्वर्या जी बता रहे हैं कि जो जन भागीदारी है, जो स्थानीय व्यक्ति की एक पहल है, वो भी हमारी मैपिंग से जुड़ता है, क्योंकि हमेशा इन्फॉर्मेशन का सोर्स कोई व्यक्ति ही होता है, कोई गांव होता है, कोई शहर होता है, वहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और वो पूरा डेटा एक जगह आके कलेक्ट हो जाता है। जब डेटा कलेक्ट होता है तो एक मैप बनता है और वो मैप पूरी दुनिया में देखा जाता है। बहुत शानदार जानकारी ऐश्वर्या जी आपने दी है। आपने बहुत अच्छे से मेरी चीज़ों को रैप कर लिया, थैंक यू। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में अभी हम बात कर रहे थे ऐश्वर्या जी से। आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर्स हैं और आपने देश के कई बड़े संस्थानों में काम किया है और आप पूरी इन्फॉर्मेशन को एक मैप में ले आते हैं। ये कमाल करते हैं ऐश्वर्या जी जीआईएस के माध्यम से। हमारे साथ हैं शताक्षी शर्मा जी। आप एनएमसीजी यानी गंगा की स्वच्छता के लिए जो मिशन चल रहा है उसमें मल्टीमीडिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी से मैप को बहुत सुंदर बना देते हैं। लोगों तक इन्फॉर्मेशन जब पहुंचती है तो बहुत सुंदर तरीके से पहुंचती है, वो अट्रैक्ट होते हैं और उनके पास एक एक इन्फॉर्मेशन जो मैप में बताया गया है वो सब जानकारियाँ उनके पास पहुंच जाती हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन का खजाना है आप, आपके पास सूचनाएं हैं, आपके पास ज्ञान है। इन सब के लिए आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय दिया, आपने रेडियो ऋषिकेश को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें यहाँ बुलाने के लिए। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967।